बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको पार्ट 8 समझ में आया हो, जिसमें मैंने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा था। मैंने पढ़ाया था धातु एवं अधातु। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट 8 में मैंने आपको धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ाए थे एवं धातु अधातु की डेफिनेशन पढ़ाई थी बच्चों। तो मैंने जो आपको धातु के रासायनिक गुणधर्म वहाँ पे स्टार्ट करा था, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था, जो था कि धातु वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये सब हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुणधर्म में सेकंड टॉपिक, जो है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो अगर धातु होती है, वो धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्साइड किस तरीके से बनते हैं, तो वो अगर कुछ ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहलाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद में जल एवं लवण बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अम्ल एवं क्षार की दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं और उत्पाद के रूप में अगर लवण बनता है, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। ये कोई धातु ऑक्साइड है Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगर उसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे HCl अम्ल है। तो अगर धातु ऑक्साइड और अम्ल की यहाँ पे अभिक्रिया कराने पर ये क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे AlCl3, ये क्या बना है, हमारा लवण बना है। तो अगर हमारा ये जो लवण है, ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है, ये क्या होगा, उभयधर्मी अभिक्रिया होगी। ये हमारा पूरा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ प्लस में जल भी बना है, अगर अम्ल एवं क्षार की यहाँ पे अभिक्रिया करवाई है तो ये लवण बना है, साथ में यहाँ पे जल भी बना है, तो ये क्या हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन हम क्षार के साथ भी देख लेते हैं। अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया, ये क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार होता है। अगर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है, ये लवण है हमारा, साथ में यहाँ पे जल बना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी धातु ऑक्साइड अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण बनता है। ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगर अब हमारा यहाँ पे सेकंड टॉपिक है जल के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि धातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे देखो बच्चों, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। जो हमारी धातु होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी एवं हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। यहाँ पे अगर धातु जो ऑक्साइड है उसको वापस से जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं वो तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और जो कम क्रियाशील धातु होती हैं वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है 2Na, ये हमारी धातु है। सोडियम प्लस में उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड बना है। इसका मतलब क्या है, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बनती है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है Ca प्लस में 2H2O, यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस में H2
तो ये भी हमारी क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये भी हमारी कैल्शियम है, वो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। यहाँ पे बच्चों मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि अधिक क्रियाशील धातु क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि कम क्रियाशील धातु क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे AU होता, AG होता, ये हमारी कम क्रियाशील धातु होती हैं, तो ये अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनता है। अब हमारा यहाँ पे देखो ये दिया भी हुआ है, जो आयरन है ये कम क्रियाशील धातु है, तो यहाँ पे आयरन अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनाती है, प्लस में यहाँ पे S2। यहाँ पे अब हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो धातु होती हैं वो जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। कोई धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कोई धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कोई धातु जल वाष्प के साथ, इसका मतलब है कि जल की वाष्प अवस्था के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसलिए ये हम पढ़ेंगे कि धातु अलग अलग जल के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे Na यानी सोडियम, K यानी पोटेशियम और Ca यानी कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है Al मतलब एल्यूमिनियम, Fe यानी आयरन, Zn यानी जिंक, जस्ता, ये जल वाष्प के साथ मतलब कि जल की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है Mg मतलब मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जो हमारा मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो Ca यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर जल के साथ अभिक्रिया होती है तो वो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो उनकी सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम तैरने लगते हैं। जो हाइड्रोजन के जो बुलबुले बनेंगे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो इसलिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो सतह पर तैरने लगती हैं। AU, AG, CU, AU यानी सोना, AG यानी सिल्वर चांदी, CU यानी कॉपर, PB मतलब सीसा, ये लेड होता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जो सोना, चांदी, कॉपर होता है, सीसा होता है, वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा थर्ड टॉपिक, जो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु होते हैं वो अम्ल के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, ये हमारा थर्ड रासायनिक गुणधर्म है। अब हम इसमें देखेंगे कि धातु अम्ल के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अगर धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो जो धातु होती हैं अगर वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे तनु अम्ल लिया हुआ है। तनु का मतलब होता है जल की अधिक मात्रा का होना, क्योंकि हम यहाँ पे अगर सांद्र लेंगे तो वो जो सांद्र अम्ल लेंगे तो इसका मतलब है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इसका मतलब है उष्माक्षेपी का मतलब होगा कि उसमें अधिक एनर्जी निकलेगी, अधिक उष्मा निकलेगी, अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास के पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम तनु अम्ल लेंगे। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पे लवण प्लस में हाइड्रोजन बनता है। तो समझ में आया बच्चों कि हम जल के बच्चों धातु के साथ तनु अम्ल ही लेंगे ताकि उसमें जल की मात्रा अधिक हो तो क्रिया आसानी से हो सके। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, Fe आयरन है प्लस में HCl तनु अम्ल है हमारा। यहाँ पे आयरन HCl अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड बना है, FeCl2 बना है, प्लस में H2 यहाँ पे
बना है। अगर यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया है Al एल्यूमिनियम की, अगर HCl अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली है। यहाँ पे जो 3, 2, 6, 2 ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे 4th टॉपिक है रासायनिक गुणधर्म का। यहाँ पे है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि अगर धातु अन्य धातु लवणों के साथ, जो हमारा यहाँ पे लवण बना है, अगर इसकी अभिक्रिया हम वापस से धातु के साथ कराएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी। यहाँ पे हमारी जैसे कोई धातु है A और लवण विलयन है हमारा B, अगर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे लवण विलयन बनेगा A प्लस में धातु बनेगी B। इसका मतलब है कि A धातु B धातु को विस्थापित कर देती है। तो ये हमने विस्थापन की अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है Fe प्लस में CuSO4। यहाँ पे जो आयरन होता है ये अधिक क्रियाशील धातु होती है, तो ये कम क्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, FeSO4 बनता है प्लस में कॉपर बनता है। इसमें क्या होता है कि ये जो अगर यहाँ पे होता Cu प्लस में FeSO4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील धातु आयरन है, इसको विस्थापित नहीं कर सकता, और आयरन यहाँ से आयरन अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को यहाँ पे विस्थापित नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो हमारे इसमें पढ़ेंगे हम सक्रियता श्रेणी में। तो हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम, इसका मतलब क्या है, घटते हुए क्रम में अगर धातुओं को व्यवस्थित करते हैं तो वो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी हैं। यहाँ पे K यानी पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, और यहाँ पे एक और है Al एल्यूमिनियम भी क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पे देखो मध्यम क्रियाशील धातु क्या है, Zn जिंक है, Fe आयरन है, Pb लेड है, H यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, ये अधातु है। और जो कॉपर है यहाँ पे Cu कॉपर है, Hg मरकरी है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है। यहाँ पे ये कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरोही क्रम में कि सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील धातु और उससे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क्या आएगा, कम क्रियाशील धातु यहाँ पे आती हैं। यह हमारा सक्रियता श्रेणी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।